जब एक महिला के द्वारा दूसरी महिला के साथ क्रूरता की जाती है यानी क्रूअल्टी की जाती है तो मामला और भी अधिक गंभीर हो जाता है। इसी तरह की एक टिप्पणी करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक महिला को जिसकी उम्र 80 वर्ष की थी और वह सास थी, उस महिला की सास थी जिसने आत्महत्या की थी, उसकी सजा को बरकरार रखने का आदेश पारित किया है। हाँ दोस्तों, मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज के इस एपिसोड में इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। यह 2022 में उन तमाम महिलाओं के लिए जिनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है और वो रिश्ते में उस महिला की जिसने मुकदमा लगाया है सास लगती हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो दोस्तों जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस मामले में केस के फैक्ट क्या थे, तथ्य क्या थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इससे पहले क्या कहा था और इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया है। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों, एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है एक महिला के द्वारा यह कहते हुए कि मेरी बेटी को उसके पति, उसकी सास, ससुर और नंद के द्वारा दहेज की मांग को लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा था। और दहेज की मांग के रूप में कहा जाता है कि गहनों की मांग की जा रही थी। हाँ दोस्तों, ज्वेलरी की मांग की जा रही थी लगातार और इस मांग को लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा था। आपको बताता चलूं कि इस मामले में पति जो था वह सऊदी अरबिया यानी विदेश में रहता था और यह आरोप लगाया गया एफआईआर में कि पति के विदेश में रहने के दौरान उसकी ससुराल वालों द्वारा, जिसमें से सास, ससुर और नंद आती हैं, उनके द्वारा उस महिला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। गहनों की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उस प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली उस लड़की ने। इस तरीके के आरोप लगाते हुए उस आत्महत्या करने वाली लड़की की मां के द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई जाती है। पुलिस द्वारा सेक्शन 498A और 306 आईपीसी में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। आप सभी जानते हैं कि 498A क्रूअलिटी से रिलेटेड है और 306 यानी 306 आईपीसी अबेटमेंट टू सुसाइड का सेक्शन है। अबेटमेंट टू सुसाइड के अपराध की धारा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले में विवेचना होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर में जो आरोप लगाए गए थे उनको सच पाया जाता है और कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाती है। मुकदमे का ट्रायल चलता है। ट्रायल कोर्ट ससुर को बरी कर देता है और ससुर को बरी करने के बाद बाकी नंद, सास और पति को 498A और 306 आईपीसी में दोषी मानता है और दोषी मानते हुए इन तीनों लोगों को सजा सुनाने का आदेश पारित कर दिया जाता है ट्रायल कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 498 आईपीसी में 1 वर्ष की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना और सेक्शन 306 आईपीसी में 2 वर्ष की सजा और 2000 रुपए तक के जुर्माने का आदेश पारित किया जाता है। इसके बाद जिन व्यक्तियों को सजा की जाती है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, उनके द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष अपील फाइल की जाती है, उस सजा को चैलेंज किया जाता है। अपील में ऑनरेबल हाई कोर्ट अपील सुनने के बाद 306 में तो सभी को एक्विटल कर दिया जाता है। अबेटमेंट टू सुसाइड का जो चार्ज था उस पे सास, ससुर, नंद और पति सभी को एक्विटल कर दिया जाता है। पति और नंद को 498A में भी एक्विटल कर दिया जाता है, लेकिन सास की सजा को 498A में बरकरार रखा जाता है। हाँ दोस्तों, 1 साल की सजा जो सास की थी उसको हाई कोर्ट से भी बरकरार रखा जाता है। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। ये 2022 की अपील है। क्रिमिनल अपील नंबर 31/2022 मीरा बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक तिरुयोट्रियूर PS चेन्नई, इस नाम से केस का टाइटल था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाती है। दोस्तों,
आगे देखते हैं कि दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा क्या आदेश किया जाता है और महत्वपूर्ण टिप्पणी क्या की जाती है। दोस्तों, इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति वी.वी. नागरत्ना की पीठ के द्वारा जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है कि एक महिला होने के नाते अपीलकर्ता जो सास थी को अपनी बहू के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए था। जब एक महिला द्वारा किसी अन्य महिला यानी बहू के साथ क्रूरता करके अपराध किया गया हो, यह और भी गंभीर अपराध हो जाता है। अगर एक महिला यानी यहाँ सास दूसरी महिला की रक्षा नहीं करती तो दूसरी महिला यानी बहू कमजोर बन जाएगी। कोर्ट के द्वारा आगे कहा जाता है कि पीड़िता अपने ससुराल वालों के साथ अकेली रह रही थी, इसलिए अपीलकर्ता का यह कर्तव्य था कि वह सास और परिवार होने के नाते अपनी बहू की देखभाल करती, ना कि उसे परेशान करती, गहनों या अन्य मुद्दों पर अपनी बहू को प्रताड़ित ना करती, क्रूरता ना करती। इसलिए इस तरह इस मामले में अपीलकर्ता के प्रति कोई नरमी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ऊपर बताए गए कारणों के लिए कुछ सजा होनी चाहिए। हालांकि इस तथ्य पर विचार करते हुए घटना 2006 की है और वर्तमान में अपीलकर्ता की उम्र 80 वर्ष बताई जा रही है। मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में हम सजा को कम करने का प्रस्ताव करते हैं। साथियों, इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्ति सास को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी थी ट्रायल कोर्ट की, उसको बरकरार रखा जाता है। यानी 80 वर्ष की सास महिला को सुप्रीम कोर्ट ने भी दहेज उत्पीड़न के मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा। सिर्फ यह रिलीफ दिया गया कि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो 1 साल की सजा दी थी उस महिला को, उस 1 साल की सजा को कम करके 3 महीना कर दिया गया। दोस्तों, हाँ दोस्तों, 3 महीने की सजा कर दी गई। बाकी उसका दोष सिद्ध यानी दोषी मानते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा। यह उन तमाम महिलाओं के लिए जो कि सास हैं और उनके विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है, अच्छी खबर नहीं है। और वह महिलाएं, मैं कहना चाहूँगा कि जो अपनी बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, उनको इस जजमेंट से सबक लेना चाहिए और अपने आचरण और व्यवहार में सुधार करके और अपने बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता या मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि बहुएं भी सास और ससुराल वालों को परेशान नहीं करती। इस तरीके के भी तमाम केसेस आते हैं जहाँ पर बहुओं के द्वारा भी सास, ससुर और पति और तमाम ससुराल के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उस पर किसी और वीडियो में और दिन बात करेंगे। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।